नमस्ते बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने इससे पहले टॉ मैक्सिमम यानी बल आघूर्ण निकाला था। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा के विषय में भी जान लिया था। आज हम इनके वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कंडीशन अप्लाई करें तो कितनी तीव्रता होगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता है वो तीन प्रकार से निकाली जाती है। अक्षीय या अनुदैर्ध्य कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा हमारा निरक्षीय जिसको हम अनुप्रस्थ प्रगति भी कहते हैं यानी अनुप्रस्थ विधि के द्वारा, और तीसरा हमारा होता है किसी भी बिंदु पर। तो यहाँ पर तीन प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव अगर हमारे पास है तो माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई कितनी है 2L लंबाई है। इसके मध्य बिंदु को मैंने यहाँ पर एज्यूम करना है माना O, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में यानी इस तरीके से यहाँ पर इसके सेम अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर पॉइंट P पर, ठीक है। ये तो अक्षीय के लिए हो गया। अगर निरक्षीय के लिए कहा जाएगा तो हम अक्ष से यानी इसके मध्य बिंदु O से R दूरी ऊपर ले लेते तो वो निरक्षीय स्थिति हो गई। और एक आपका हो सकता है कि किसी भी आपके रैंडमली किसी भी पॉइंट पर हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार से ही की जा सकती है। तो यहाँ पर अभी हम अक्षीय स्थिति यानी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कंडीशन है हमारे पास कि माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, हमने यहाँ पर पॉइंट P तो माना है लेकिन हम स्मॉल r दूरी पर इस पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं। इस पॉइंट स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P को मान रहे हैं। तो ये इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मध्य बिंदु कह रही हूँ, इसका अर्थ क्या है, अगर ये टोटल 12 लंबाई का है तो यहाँ से यहाँ तक यानी मध्य बिंदु तक क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस L, और इसके बाद की भी क्या होगी मेरी डिस्टेंस L रहेगी, यानी L दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा ये मध्य बिंदु है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, अगर हम दूरी की बात करें तो प्लस क्यू आवेश मेरा ये रहा, यहाँ से P तक की डिस्टेंस बोल रहे हैं तो ये हमारा टोटल जो है वो कितना है R, और R में से अगर मैंने इतना पार्ट यानी L वाला पार्ट माइनस कर दिया तो रिमेनिंग यही बचेगा प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस। तो इसका अर्थ क्या है, मैं इसको लिख सकती हूँ R, और R में से माइनस कर देंगे क्या L, तो बचेगा हमारे पास ये वाली दूरी। तो हम यहाँ पर इसको दूरी को क्या लिखेंगे, R माइनस L, ठीक है। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश से निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, अगर हम माइनस क्यू से देखें तो माइनस क्यू आवेश मेरा ये रहा, यहाँ से बिंदु P तक की डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। अगर मैं इसके आधार पर देखती हूँ तो किस तरीके से हो जाएगी, R डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु तक ही है इसकी, और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये भी कितनी है L। तो यानी टोटल हमारी डिस्टेंस जो है P और माइनस क्यू के बीच की कितनी हो जाएगी R, और R के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्या L। तो यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगी मेरे पास R प्लस L, ठीक। अब हमें यहाँ पर हमने दूरियां निकाल ली हैं, अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टेप में पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं यहाँ पर तीव्रता निकालूं तो यहाँ पर हमने इसको कंसीडर कर लिया E1, मैंने मान लिया है इसको। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R, यही होती है। यहाँ पर हमने परावैद्युतांक पदार्थ माना हुआ है इसलिए K को लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन में, क्योंकि Q तो आवेश तो हमारे पास Q है, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास R का मतलब है दूरी। तो यहाँ पर प्लस Q से जो दूरी हमने मानी थी वो कितनी आ गई थी हमारे पास, R माइनस एल। तो हम यहाँ पर R की जगह क्या लिख लेंगे, R माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये R का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन आ गई, इक्वेशन 1 हम इसको मान सकते हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण मानेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, E2, यानी हमारे पास जो तीव्रता है वो फिर E2 कंसीडर की जाएगी। तो E2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से सेम फॉर्मूले के आधार पर चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर फिर से Q, क्योंकि माइनस Q है तब भी आवेश तो हमारे पास Q ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो E है वो एक सदिश राशि है तो हम साइन नहीं ले रहे, यहाँ पर केवल परिमाण की बात हो रही है यहाँ पर। और अपॉन में R का स्क्वायर, R क्या है, डिस्टेंस। अब माइनस Q से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो माइनस Q से डिस्टेंस मेरी क्या थी, ये वाली, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब अगर हम, हमारे पास E1 और E2 दोनों ही आ गया, अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, ठीक है, या फिर हम रिजल्टेंट जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो कैसे आएगी परिणामी तीव्रता। देखो बच्चों, यहाँ पर जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस पर हम प्लस Q नॉट आवेश यानी धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं, ठीक है, जिसको मैंने धन यानी पॉजिटिव, ठीक है, परीक्षण आवेश को Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक धन परीक्षण आवेश मान लिया। अब प्लस Q और ये प्लस Q नॉट, ये दोनों अगर हम इन दोनों के थ्रू निकालना चाहें, इन दोनों के द्वारा अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी E1 की दिशा तो हमारे पास क्या हो गई, क्योंकि E1 हमारा प्लस Q से आया था तो E1 की दिशा क्या हो गई, बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर माइनस Q से, तो माइनस Q और धन परीक्षण आवेश तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर माइनस Q है और ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर E2 की दिशा क्या हो जाएगी, इस ओर। तो यहाँ पर हमारे पास E1 और E2 दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत आ गई। तो इसका अर्थ क्या है, परिणामी तीव्रता जो है वो E बराबर क्या हो जाएगी मेरे पास, E1 माइनस E2। अगर ये एक दूसरे के विपरीत आती है तो हम इनको क्या कर लेते हैं, माइनस, और यदि एक ही दिशा में आती है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास E बराबर क्या आ गया, E1 माइनस E2 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर E1 और E2 के बीच क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से हम E1 और E2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R माइनस L का
होल स्क्वायर और बीच फिर माइनस साइन है, फिर e2 की वैल्यू फिर से सेम 1/4πε0 फिर आगे यहाँ पर क्या है q अपॉन में r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो q और 1/4πε0 और q ये तो हमारा क्या है दोनों ही टर्म्स में क्या है कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा q अपॉन में 4πε0 ब्रैकेट लगा देंगे कॉमन निकालने के बाद। तो ये वाली पूरी टर्म में कॉमन निकाल चुकी हूँ, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर भी ये वाली पूरी टर्म में निकाल चुके हैं बाहर कॉमन में, तो यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स बच गए। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा परिणामी तीव्रता निकालने के लिए। इसके बाद जब यहाँ पर हम इस टॉपिक पर पहुंच गए तो हम यहाँ पर अब इसको लिखेंगे कैसे, E बराबर Q अपॉन 4πε0 ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, जैसे कि हमने कहा कि ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसमें एलसीएम, अगर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है तो यहाँ वाली टर्म के पास क्या है, नीचे आपका हर के पास r माइनस एल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर r प्लस एल का होल स्क्वायर, और बीच में साइन कैसा रहेगा माइनस का, और यहाँ पर r प्लस एल है, तो यहाँ पर किस चीज की कमी आ जाएगी, यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा q अपॉन 4πε0 अब यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बन जाएगी मेरे पास r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कंसीडर कर सकती हूँ इस फॉर्म में कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यदि मैं इस वाले पूरे पार्ट को क्या मान लूँ a और इस पूरे पार्ट को क्या मान ले b, तो कंडीशन क्या बन जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b, यानी a क्या है r प्लस एल, तो a प्लस b, b क्या है r माइनस एल, तो a प्लस b और a माइनस b, तो a क्या है मेरे पास r प्लस एल माइनस a माइनस b होगा, तो माइनस की वजह से यहाँ पर साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे, r प्लस का है तो ये माइनस का, l माइनस का है तो ये प्लस का, क्योंकि a माइनस b हो रहा है तो b की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इस माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खोल लिया। अब यहाँ पर डिवाइड में अगर हम देखें तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर r माइनस एल है, r प्लस एल है। ठीक है, स्क्वायर को अभी अगर हम ना देखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा r प्लस एल, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा आपका, जैसा कि अभी बनाया था a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा r और r का स्क्वायर माइनस b क्या है l, l का स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखें तो r माइनस एल के ऊपर भी स्क्वायर था और r प्लस एल के ऊपर भी स्क्वायर था, तो इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर होगा q अपॉन में 4πε0 k। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर l से l कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, r प्लस का है और r माइनस का है। इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, r प्लस r यानी 2r, बीच में साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, l प्लस l यानी आपका 2l।
और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर Q के साथ 2L को और बाहर ले लेती हूँ क्योंकि इसको लिया जा सकता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, Q इंटू में 2L अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर बचेगा 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर Q इंटू 2L क्या हो जाएगा हमारे पास, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम कहते हैं किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली टर्म जो है वो किसमें बन गई हमारे पास, P की फॉर्म में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को सेपरेट कर लिया मैंने, और ये हमारे पास बन गया P इंटू में 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, हमारे पास जो द्विध्रुव का था उसके आधार पर R का जो मान है वो L की तुलना में बहुत बड़ा है, तो R जो है वो बहुत 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 बड़ा है इससे L से, तो L को छोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, L को छोड़ने पर या L को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो उस अवस्था में मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P इंटू में 2R। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, L को नेग्लेक्ट करना है, यानी L को 0 मान लेना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, R स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगी 2, तो R स्क्वायर की पावर 2 यानी 4, R स्क्वायर की होल पावर 2 यानी R की पावर 2 जो 4, तो R की पावर क्या हो जाएगी 4। यहाँ पर R है यहाँ पर, तो एक R से यहाँ पर R की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म मेरी क्या आ जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन में R की क्यूब। यही हमारा क्या होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता का व्यंजक होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर निर्वात या वायु की कंडीशन होती, निर्वात या वायु के लिए निर्वात या वायु के लिए हम K की वैल्यू यानी परावैद्युतांक पदार्थ जो है उसको हम क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि परावैद्युतांक पदार्थ की रेंज भी परास भी हमारी 1 से अनंत तक की होती है, धातुओं के लिए अनंत होता है इसका मान, और निर्वात या वायु के लिए हम क्या ले लेते हैं इसका मान 1, जो कि सबसे कम मान है। तो अगर हम यहाँ पर K की वैल्यू को 1 कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को 1 रख दिया जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2P अपॉन में R की क्यूब। तो ये हमारा माध्यम के लिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आ गया, और ये निर्वात या वायु के लिए द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको न्यूमेरिकल के मान के आधार पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9 2P अपॉन में R की क्यूब। ये भी इसका एक मान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।